चलो गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका अगला चैप्टर जो कि है रिटर्न्स अंडर जीएसटी। देखो इसके अंदर है ना डिफिकल्ट एज सच कुछ भी नहीं है, बट हाँ थोड़े से कंसेप्ट है जो मुझे ऐसे लगता है कि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के टाइम पे आप लोगों की रिवाइज करना ज्यादा जरूरी है। तो हम लोग क्वेश्चन के अंदर जो जो कंसेप्ट आ रहे हैं उसको रिवाइज करेंगे, फिर क्वेश्चन के आंसर्स को भी देखेंगे यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या बात करते हैं? All taxpayers are required to file GSTR1 only after the end of current tax period। चलो जो जो रिलेवेंट है GSTR1 को लेके मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सबसे पहले GSTR1 कहना है इसे, इसके अंदर आप लोग डिटेल्स कौन सी फाइल करते हो, फर्निश करते हो? आउटवर्ड सप्लाईज मेड। कौन सी डिटेल्स फर्निश करते हो? जो भी आप लोगों ने आउटवर्ड सप्लाई किया उसकी डिटेल्स मेंशन होती है। कौन से सेक्शन के अंदर फाइल होता है ये आपका? सेक्शन 37 के अंदर फाइल होता है। फिर इसका ड्यू डेट क्या रहता है फाइल करने का? तो अगर आप लोग मंथली फाइल कर रहे हो, मंथली फाइल कर रहे हो तो 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। क्या डेट रहता है आपका? 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ। और अगर आप लोग क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम के अंदर हो तो क्या डेट रहता है? 13th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। ये बन जाता है आपका ड्यू डेट। बराबर है? तो जीएसटीआर1 है ना, जीएसटीआर1 ध्यान से सुनना। यूजुअली जीएसटीआर1 यूजुअली कब फाइल होता है? आफ्टर द एंड ऑफ मंथ। यूजुअली वो फाइल होता है आफ्टर द एंड ऑफ मंथ। बट इसके ना एक्सेप्शंस है। इसके क्या है? एक्सेप्शंस है। कितने एक्सेप्शंस है इन टोटल? तो इसके इन टोटल 2 एक्सेप्शंस मिलेंगे आप लोगों को। एक ही मिनट। कितने एक्सेप्शंस मिलेंगे आप लोगों को? इसके 2 एक्सेप्शंस। कौन सा है? सबसे पहला, अगर कोई भी आपका बिजनेस क्लोज हो रहा है, बिजनेस क्लोज ड्यूरिंग द ईयर, ये हो गया पहला एक्सेप्शन। सॉरी, ड्यूरिंग द पीरियड, बिजनेस क्लोज ड्यूरिंग द पीरियड। अगर ड्यूरिंग द पीरियड आप लोग कोई भी बिजनेस को क्लोज कर रहे हो तो आपको जीएसटीआर1 उसी टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। या तो दूसरा रहता है आपका कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर मंथ, ड्यूरिंग द मंथ खत्म हो रहा है तो उसी महीने में वो जीएसटीआर1 फाइल कर सकता है। तो क्या ये अबाउट स्टेटमेंट सही है क्या? तो हाँ, ऐसा नहीं है कि गलत है, बट ये पार्शियली वैलिड है ना। देखो, अ टैक्स पेयर कैन नॉट फाइल जीएसटीआर1 बिफोर द एंड ऑफ करंट टैक्स पीरियड, ये बात बराबर है। बट इसके सर्टेन एक्सेप्शन है। सबसे पहले कैजुअल टैक्स पेयर अगर उसका बिजनेस क्लोज हो रहा है तो या तो अगर आपने आपका रजिस्ट्रेशन क्या किया है जीएसटी का कैंसिल किया है तो, समझा क्या? अगर आपने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है तो आपका अगर एक बार एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया उसके बाद में आप लोग जीएसटीआर1 उसी पीरियड का उसी महीने के अंदर भी फाइल कर सकते हो। डन, पहला वाला क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश फाइनल रिटर्न एंड टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग फाइनल रिटर्न। देखो सबसे पहले कंसेप्ट क्या आता है आपका? फाइनल रिटर्न। ठीक है, एवरी पर्सन जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है? कैंसिल, वो फाइल करेगा। कौन सा रिटर्न फाइल करेगा? फाइनल रिटर्न फाइल करेगा। कौन से फॉर्म में फाइल करेगा? GSTR10। कितने मंथ्स के अंदर फाइल करेगा? 3 मंथ्स में फाइल करेगा। कौन से दिन से 3 मंथ्स काउंट हो गए? लेटर ऑफ कैंसलेशन ऑर्डर, लेटर ऑफ कैंसलेशन ऑर्डर और डेट मेंशन इन कैंसलेशन ऑर्डर। जो भी लेटर रहेगा वहां से 3 मंथ्स के अंदर आप लोगों को क्या फाइल करना पड़ेगा? फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है ना एग्जाम में कई बार रिपीटेडली भी पूछा जाता है, शायद आपके इसके अंदर नीचे भी कहीं ना कहीं आएगा कि एक पर्सन का अगर बिजनेस क्लोज हो रहा है, एक पर्सन का बिजनेस क्या हो रहा है? क्लोज हो रहा है, तो उसका टैक्स कंसल्टेंट उसको ये बोलता है कि अगर तेरा बिजनेस बंद हुआ तो या तो तूने एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहिए या तो तूने फाइनल रिटर्न फाइल करना चाहिए। एनी वन यू कैन फाइल। ये एक एग्जाम का क्वेश्चन है कि बिजनेस क्लोज होने के बाद में या तो एनुअल रिटर्न फाइल करो या तो फाइनल रिटर्न फाइल करो। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? तो नहीं, ये स्टेटमेंट क्या बन जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट बन जाएगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स बन जाएगा। रीजन बहुत सिंपल है कि अगर आपका बिजनेस बंद हो रहा है तो फाइनल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, बट अगर आपका टर्नओवर एक स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर गया तो एनुअल रिटर्न भी साथ में आपको फाइल करना पड़ेगा। दोनों बातें इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? तो देखो
every registered person is required to furnish a return and whose registration has been surrendered or cancelled is required to file a final return. यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या वर्ड लिखा था, कैंसिलेशन लिखा था ना, वहां पे ये भी लिख दो, कैंसिलेशन के साथ में दूसरा पॉइंट भी आता है सरेंडर। सर दोनों में फर्क क्या है? तो भैया ये जो कैंसिल, अरे एक ही मिनट, थोड़ा ज्यादा ही जूम हो गया शायद से। ये जो पॉइंट है ना कैंसिलेशन, देखो कैंसिलेशन आपका करता है, कैंसिलेशन आपका कौन करता है? डिपार्टमेंट। कौन करता है? डिपार्टमेंट। और ये जो आप लोग रजिस्टर सरेंडर कर रहे हो ना, वो कैसा होता है? वॉलेंटरी बाय टैक्स पेयर, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन। तो इन दोनों का ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर हर एक रजिस्टर्ड पर्सन है उसको फर्निश करना पड़ेगा एक रिटर्न एंड फाइनल रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। कितने टाइम के अंदर फाइल करना पड़ेगा? 3 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विच एवर इज लेटर। अच्छा मान लो आपका जो कैंसिलेशन ऑर्डर है, आपका कैंसिलेशन ऑर्डर ये आ रहा है ऑन 1 जनवरी 2025, कैंसिलेशन ऑर्डर का डेट है, ठीक है। और यहाँ पे दो केसेस, डेट मेंशन इन कैंसिलेशन ऑर्डर इज 1 जैन 2025। तो आपको यहाँ से 3 मंथ यानी कि जैन से फेब मार्च अप्रैल, फेब मार्च अप्रैल, यानी कि आपको 1 अप्रैल 2025 तक कैंसिल फाइनल रिटर्न फाइल करना है। बट अगर आपका 1 जनवरी 2025 में ये बोल रहे कि हमने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है फ्रॉम 1 अगस्त 2024, तो देखो ना आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कौन से डेट से हो रहा है? कौन से डेट से हो रहा है? ये डेट से। बट यहां से 3 महीने का टाइम तो ऑलरेडी चला गया भाई, क्योंकि आपका एक ही मिनट, क्योंकि आपका ऑर्डर ही 1 जनवरी को आ रहा है। तो यहां से कितना टाइम दिया जाएगा आपको? अगेन यहां से 3 मंथ्स कैलकुलेट करो, वो वापिस से क्या आएगा? 1 अप्रैल 2025। ये डेट तक आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? आपका फाइनल रिटर्न। समझा? क्लियर है आप सबको? चलो देख लो एक बार ये जो लिखा है, आंसर को एक बार रीड कर लो आप लोग, ये वाले आंसर को रीड कर लो। ठीक है, डन है यहां तक। चलो फिर इनफॉर्म GSTR1, इनफॉर्म GSTR1 submission of invoice wise detail of outward supply is mandatory for all kinds of invoices issued during the period. Comment upon the validity of above statement with reference to GST law. चलो इसका आंसर क्या है अभी अपन वो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इनका बोलना है कि जब GSTR1 आप लोग फाइल करोगे उसके अंदर इनवॉइस वाइज डिटेल देनी चाहिए। देखते हैं ये स्टेटमेंट कितना करेक्ट है। देखो यहाँ पे ये जो आपका GSTR रहता है, GSTR1, इसमें आपके ना 2 टाइप के सप्लाई होते हैं टोटल। कितने टाइप के दो टोटल सप्लाई होते हैं आपके? 2। एक रहता है B2B सप्लाई, दूसरा कौन सा रहता है आपका? B2C सप्लाई। अगर आपका B2B सप्लाई है तो इसके डिटेल्स कैसे जाएंगे आपके? इनवॉइस वाइज। B2C सप्लाई है तो वो भी 2 टाइप में बाइफरकेटेड है आपका, या तो इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा या तो दूसरा कैसा होगा आपका? इंटर स्टेट सप्लाई, या तो इंट्रा स्टेट या तो इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट रहेगा तो आपको कैसा डिटेल्स देना है? रेट वाइज कंसोलिडेटेड। कैसा डिटेल देना है? रेट वाइज कंसोलिडेटेड। अगर आपका इंटर स्टेट सप्लाई है तो आप लोग कैसे चेक करोगे? इनवॉइस वाइज वैल्यू। अगर इनवॉइस वाइज वैल्यू अगर आपकी है अप टू 1 लाख, अप टू 1 लाख, तो आप लोग क्या करोगे इसके अंदर? स्टेट वाइज एंड रेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल, स्टेट वाइज एंड रेट वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल्स हो गए। बट अगर इनवॉइस वैल्यू आपका मोर देन 1 लाख है तो आपको डिटेल्स कैसी देनी पड़ेगी? इनवॉइस वाइज डिटेल्स फर्निश करनी पड़ेगी। देख लो एक बार वापस से, पूरी स्क्रीन दिखेगी आप लोगों को, मैं आंसर रिपीट करूंगा, बहुत ध्यान से देखना। GSTR1 अगर आप लोगों का B2B सप्लाई है तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल देनी पड़ेगी। अगर B2C सप्लाई है तो अगर सिर्फ और सिर्फ इंट्रास्टेट सप्लाई, यानी कि जितने भी आपके इंट्रास्टेट सप्लाईज है उसका रेट वाइज कंसोलिडेट कर दो
5% में कितना है, 12 में कितना है, 18 में कितना है। बट अगर ये आपका इंटरस्टेट B2C सप्लाई हो रहा है तो उसका इनवॉइस चेक करो। अगर इनवॉइस 1 लाख तक है तो कोई टेंशन नहीं, हर एक स्टेट में कितना रेट वाइज सप्लाई किया है उसका डिटेल दे दो। बट अगर यही आपका इनवॉइस वैल्यू मोर देन 1 लाख रुपीज जा रहा है तो आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स अपलोड करनी पड़ेगी। क्लियर है आप सबको यहाँ तक, समझा? चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते ही। Miss Kashi is a registered intrastate supplier in Haryana. During the month of August and September, she was out of station on a religious pilgrimage with her family for 55 days. Thus, no business transaction was made during August. ठीक है. Miss Kashi is of the opinion that as there is no transaction, there is no need to file monthly return 3B for the month of August. However, her tax consultant advised her to file nil GSTR 3B. Whether advice given by tax consultant is correct, explain. देखो जीएसटी के अंदर है ना, एक बात बहुत सिंपल है कि अगर आपका किसी भी पर्टिकुलर मंथ में इवन इफ देयर इज जीरो ट्रांजैक्शन, कितना ट्रांजैक्शन है आपका? जीरो ट्रांजैक्शन, मतलब ही अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है तो भी आपको क्या फाइल करना पड़ेगा? यहाँ पे नील रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। तो फॉर अ गिवन टैक्स पीरियड अगर मिस काशी का कोई भी बिजनेस नहीं था उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के अंदर तो भी उसको कंपलसरी नील रिटर्न तो भी फाइल करना चाहिए था, इवन इफ कोई भी बिजनेस नहीं। तो यहाँ पे जो भी एडवाइस उसका टैक्स कंसल्टेंट दे रहा है, कौन एडवाइस दे रहा है? टैक्स कंसल्टेंट, वो करेक्ट एडवाइस दे रहा है। चलो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं तो उसको लिखेंगे कैसे अपन, वो समझ के लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, पहला पॉइंट, एवरी पर्सन registered under section 9 of CGST Act, नहीं तो एवरी, ऐसे नहीं, थोड़ा सा आंसर चेंज करता हूं मैं, लाइन वर्ड को चेंज करता हूं, एवरी पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ CGST has to file GSTR 3B monthly, ठीक है, क्वार्टरली इन केस ऑफ QRMP स्कीम। ठीक है, ये फर्स्ट वाले पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड, इन केस इफ एनी मंथ डज नॉट, क्या मालूम आज लैंग्वेज का क्या हो रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, अगर आप लोगों ने लिखा रहेगा तो सो सॉरी, एक बार कट कर दो, फाइनल लिख रहा हूं मैं अभी। इफ इन एनी मंथ कॉमा देयर इज नो ट्रांजैक्शन कॉमा even then the person is liable to file nil return in given case, कॉमा, इसका नाम क्या था? मिस काशी has not conducted any business activity for the month of, कौन सा मंथ है? फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट। even then comma she is liable to file nil GSTR 3B फॉर ऑगस्ट, जो भी ईयर रहेगा, फॉर ऑगस्ट। हेंस एडवाइस गिवन बाय हर कंसल्टेंट इज वैलिड। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, देखो एग्जाम में मार्क्स चाहिए रहेंगे तो उसका एक्सप्लेनेशन एंड जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2,
Will your answer in A change if Miss Kashi has placed an order for some purchases during August over her mobile phone? अच्छा, यहाँ पे अगस्त में आउटवर्ड सप्लाई नहीं हो रहा है बट इनवर्ड सप्लाई हो रहा है क्योंकि वो परचेस कर रहे सर्टन आइटम, ठीक है, which has been received in her premise and she intends to take ITC of the same. यानी कि परचेस भी हुआ है, बिजनेस के लिए हुआ है और उसके ऊपर क्रेडिट भी लेने वाले, तो भैया नील रिटर्न नहीं हुआ ना. नील रिटर्न मतलब नो ट्रांजेक्शन, परचेस का भी ट्रांजेक्शन नहीं होना और सेल का भी ट्रांजेक्शन नहीं होना. यहाँ पे तो उसका परचेस का ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो नील रिटर्न नहीं हो रहा है. तो चलो पॉइंट नंबर 2 पर भी अपन लिखना चालू करेंगे. पॉइंट नंबर 2 का पहला पॉइंट, नील रिटर्न मीन्स a return where there are no transactions, even where there are no transactions, ऐसे लिख दें, ठीक है. B, in given case, comma, Miss Kashi has taken an inward supply transaction for the month of August. Since purchase is made for August, comma, a nil return for that period cannot be filed. ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड वाला आंसर, जिसके अंदर आपने ये क्लियरली मेंशन कर दिया कि भैया तुमने ट्रांजैक्शन लिया है, भले ही वो परचेस का ट्रांजैक्शन क्यों ना हो, तुम लोग नील रिटर्न को तो कम से कम फाइल नहीं कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है. पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहे पॉइंट 3 में, assuming in A above, Miss Kashi does not have internet facility in her mobile and there is no facilitation center notified by commissioner where no return is required to be filed in absence of means to file return, explain. अच्छा, whether no return is required to be filed in the absence of means to file return, ठीक. देखो इसका आप लोग आंसर कैसे लिखोगे. ए, रिटर्न्स अंडर GST can be filed online or by taking help of facilitation centers set up by the government, ठीक है. In case of nil return, comma, the same can also be filed using SMS. ठीक है, इनका क्या क्वेश्चन है कि वेदर नो रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल इन एब्सेंस ऑफ नो मींस ऑफ टू फाइल रिटर्न. देखो तुम्हारे पास मींस नहीं है, वो तुम्हारी गलती है ना, तुम ऐसी जगह पे जाके बैठो जहां पे इंटरनेट नहीं है या फैसिलिटेशन सेंटर नहीं है. देखो अगला पॉइंट क्या आएगा, थर्ड पॉइंट, there is no such provision of not filing returns if facility to file रिटर्न इज नॉट अवेलेबल. ऐसा फैसिलिटी ही नहीं है भैया कोई, आपको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. फिर वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे इंटरनेट है, नहीं तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोलो, या तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट को बोलो, या तो तुम्हारे भाई को बोलो, या तो तुम्हारे बीबी को बोलो रिटर्न फाइल करने के लिए, बट रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है. इन गिवन केस, ऐसे दो, इन गिवन केस, चलो इसको ना अगले पॉइंट पे लिखते हैं अपन. In given case, Miss Kashi did not have internet facility or facilitation center
but she can file nil GSTR 3B using SMS फैसिलिटी। ये आपको लिखना पड़ेगा, सारे पॉइंट्स पढ़ लो एक बार, सब समझाए क्या देख लो एक बार फटक से। ये रहा पूरा आंसर, पॉइंट 2 पॉइंट 3 इसके अंदर दिख जाएगा आप लोगों को। चलो हो गया, यहाँ तक लिख के पढ़ो, आ गया, डन। बत्रा लिमिटेड, ओके, एक नॉर्मल टैक्स पेयर है, इज वाइंडिंग अप इट्स बिजनेस इन राजकोट। टैक्स कंसल्टेंट ने सजेस्ट किया है कि उसको या तो एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा या तो फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ वॉलेंटरी कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। डू यू एग्री विद द स्टैंड टेकन बाय टैक्स कंसल्टेंट? ऑफर योर कमेंट, इग्नोर द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ बत्रा लिमिटेड। देखो मैंने थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया था कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि टैक्स कंसल्टेंट बोलेगा तू बिजनेस बंद कर रहा है तो या तो एनुअल रिटर्न फाइल कर या तो फाइनल रिटर्न फाइल कर। भैया इसका सजेशन इनवैलिड है। देखो दोनों बातें इंडिपेंडेंट है। एनुअल रिटर्न इंसान को तब फाइल करना पड़ता है इन फॉर्म GSTR 9 जब उसका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा होता है, तब उसको कंपलसरी फाइल करना पड़ता है। तब उसको कैसा फाइल करना पड़ता है? कंपलसरी फाइल करना पड़ता है। अगर टर्नओवर, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ या उससे कम है तो वो वॉलेंटरीली भी फाइल करता है। एनुअल टर्नओवर के अंदर आपका जो साल भर का ट्रांजैक्शन है उसको समराइज करके आप गवर्नमेंट को बताते हो। बट जब बात आती है आपकी फाइनल रिटर्न की, फाइनल रिटर्न, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन सरेंडर हो रहा या कैंसिल हो रहा है, आपको उसको कंपलसरी फाइल करना है। एंड वो भी आपको टाइम लिमिट अभी याद हो गया रहेगा, कितने मंथ्स के अंदर फाइल करना है? 3 मंथ्स फ्रॉम कैंसिलेशन ऑर्डर डेट और डेट मेंशन इन कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर। समझा आपको? चलो तो फिर भैया यहाँ पे अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर ज्यादा रहेगा लिमिट से तो आपको बोथ एनुअल रिटर्न एंड फाइनल रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इग्नोर कर दो एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब उनका बोलना है कि ऐसे समझो तुम लोग कि एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट के ऊपर है और अभी बताओ। तो यस, आपको एनुअल रिटर्न और फाइनल रिटर्न दोनों फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, बताओ एनुअल रिटर्न किसको फाइल करना है? यहाँ पे बोला गया हुआ है। तो देखो एनुअल रिटर्न है ना, एनुअल रिटर्न एवरी पर्सन को फाइल करना है। एनुअल रिटर्न किसको फाइल करना है? एवरी पर्सन एक्सेप्ट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ऐसा पर्सन जिसने रजिस्ट्रेशन सिर्फ सेक्शन 51 में TDS के लिए किया हो या सेक्शन 52 में TCS के लिए किया हो, या तो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो या तो OIDAR सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, या तो आपका सेक्शन 10 वाला पर्सन हो। अभी सेक्शन 10 वाला पर्सन एनुअल रिटर्न फाइल करता है इन फॉर्म GSTR 4, बट वो आपका सेक्शन 9 वाले जैसे GSTR 9 नहीं होता है। ठीक है, चलो वो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पॉइंट को एग्जाम में मत लिखना, जाने दो आप लोग, ये पॉइंट को मत लिखना क्योंकि एनुअल रिटर्न तो कंपोजिशन डीलर वाला भी फाइल करता ही है। चलो अपन एक काम करते, इसी के साथ में ना रिवाइज कर लेंगे ड्यू डेट्स of filing annual return, due dates of filing annual return for सेक्शन 9 वाला बंदा और सेक्शन 10 वाला बंदा। तो अगर सेक्शन 9 वाला बंदा है उसके लिए ड्यू डेट क्या बन जाता है ITF फाइल करने का, सॉरी एनुअल रिटर्न फाइल करने का? 31 दिसंबर फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। और इसके लिए क्या बन जाता है? 3 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि याद आता है आपका 30 जून। समझा क्या? क्लियर है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट पॉइंट बताओ, QRMP स्कीम के लिए कौन बंदे एलिजिबल है और कौन बंदे एलिजिबल नहीं है। तो सबसे पहले QRMP के लिए OIDAR सर्विसेज वाले एलिजिबल नहीं है। देखो अगर ये पॉइंट आप लोग एग्जाम में नहीं भी लिखोगे ना तो भी आपके मार्क्स कट नहीं होंगे, क्योंकि OIDAR का ना स्पेसिफिकली कोई भी आपके सिलेबस के अंदर ज्यादा मेंशनिंग नहीं है। ठीक है, वो आप लोग फाइनल लेवल पे पढ़ने वाले हो। तो दूसरा आप लोग ये लिखोगे कि QRMP स्कीम के लिए वो ही पर्सन ऑप्ट कर सकते हैं जिनका
एग्रीगेट टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़ रुपीस, है ना। अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस है तो ही आप लोग क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट कर सकते हो। और अगर आपका करंट फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ के ऊपर चला जाता है तो जो नेक्स्ट क्वार्टर चालू होता है उसमें आपको क्यूआरएमपी स्कीम से मंथली स्कीम के अंदर कंपलसरी आना पड़ेगा, यानी कि आप तब क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट नहीं कर पाओगे, यानी कि उसमें टैक्स पे करना कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। समझा क्या? क्लियर है ये वाला पॉइंट? चलो फिर अगला क्वेश्चन किसकी बात करता है? मिस्टर समीर एक रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी के अंदर, उसको अनेबल टू फाइल नहीं रही, फाइल आना चाहिए, अनेबल टू फाइल जीएसटीआर1 ऑन द रीजन बीइंग शोन दैट टैक्स पेबल अंडर जीएसटीआर1 which has been filed in respect of last tax period exceeds the tax payable under 3B which has been filed for the corresponding tax period। सिचुएशन को समझ के लो क्या हो गया, ठीक है। ये बंदे को है ना लेट से जुलाई 2025 का जीएसटीआर1 फाइल करने के टाइम पे ऐसा नोटिस बता रहे कि भैया जब तूने जीएसटीआर1 फाइल किया था जून का क्या फाइल किया था, जीएसटीआर1, तो तूने फाइल करने के टाइम पे ना, हाँ क्या हो गया इसको, तो तूने फाइल करने के टाइम पे गवर्नमेंट को ये बोला था कि तूने 2 लाख रुपीस का टैक्स कलेक्ट किया है तेरे रेसिपिएंट से और तू हमें 2 लाख रुपीस पे करने वाला है। बट जब तूने जीएसटीआर यहाँ पे 3B फाइल किया था ना हमारे पास, तब तूने इसमें से सिर्फ पेमेंट किया है 1,60,000 रुपीस का, तो शॉर्टफॉल कितने रुपीस का रहा है, 40,000 का तूने हमें टैक्स पे नहीं किया। कौन से मंथ का पे नहीं किया है, यहाँ पे जून मंथ का पे नहीं किया है, तो हम तुझे यहाँ पे जुलाई महीने का जीएसटीआर1 फाइल करने नहीं देंगे, ऐसा इशू आ रहा है। उसके पास क्या रीजन है, इसका गवर्नमेंट को ना सबसे पहले रीजन बताओ, क्या बताओ रीजन, कि क्या एक्चुअल रीजन था कि आपने 40,000 रुपीज का शॉर्ट पेमेंट किया, या तो दूसरा अगर कोई भी आपके पास रीजन नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जून मंथ के पहले 40,000 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा, फिर अकॉर्डिंगली आप जुलाई महीने का जीएसटीआर1 फाइल कर सकोगे। समझा क्या? क्लियर है ये वाला पॉइंट? कितने दिन के अंदर करना पड़ेगा ये, 7 डेज। देखो 7 डेज के अंदर आपको डिफरेंशियल लाइबिलिटी को पे करना पड़ेगा अलोंग विथ इंटरेस्ट, यानी कि अपने एग्जांपल में 40,000 रुपीज को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, या तो आपको डिफरेंस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। समझा क्या? लास्ट क्वेश्चन है शायद से ही आपका। चलो आंसर द फॉलोइंग, मिस्टर जगमग इज अ रजिस्टर्ड डीलर इन केरला पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन लेवी फ्रॉम 1 अप्रैल, however he opts to pay under the regular scheme from 1 December। अच्छा टाइमलाइन को समझ के लो, यहाँ पे 1 अप्रैल है, यहाँ पे आपका 1 दिसंबर आ गया, यहाँ पे आपका 31 मार्च आ गया, तो ये वाला जो टैक्स पीरियड है ये वाला, यहाँ पे वो कौन से सेक्शन के अंदर टैक्स पे कर रहा था, सेक्शन 10। फिर ये जो अगला आपका टैक्स पीरियड आता है ये वाला, यहाँ पे वो अभी कौन से स्कीम के अंदर टैक्स पे कर रहा है, सेक्शन 9। अच्छा सेक्शन 10 से सेक्शन 9 में ड्यूरिंग द ईयर जा सकते हैं क्या, यस। सेक्शन 9 से सेक्शन 10 में ड्यूरिंग द ईयर आ सकते हैं क्या, नो। बराबर है क्या? ठीक है, तो उसका क्या बोलना है, क्या उसको जीएसटीआर4 फाइल करना है क्या सेड ईयर का, इन विच ही ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन स्कीम, ऑफ कोर्स। चलो मैं ना डेट्स के साथ देखता है, लेट्स से ये 1 अप्रैल 25 था, 1 दिसंबर 25 एंड मार्च 26 है, तो क्योंकि वो ये पीरियड के लिए सेक्शन 10 के अंदर था, इसके लिए उसको क्या फाइल करना पड़ेगा, जीएसटीआर4। कब तक फाइल करना है, तो ये जो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ यहाँ से कितने महीने के अंदर, 3 मंथ्स, यानी कि कौन सा डेट आता है यहाँ से 3 मंथ्स बोले तो, मार्च में, अप्रैल में, जून, तो 30 जून 2026 तक उसको फाइल करना पड़ेगा जीएसटीआर4। क्या फाइल करना पड़ेगा, जीएसटीआर4। कौन से पीरियड का, तो ये पीरियड 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक का उसको फाइल करना पड़ेगा। क्लियर है? चलो लास्ट, मिसेस गर्गी अ रजिस्टर्ड डीलर इन राजस्थान डिड नॉट फाइल जीएसटीआर 3B फॉर द मंथ ऑफ जून, बट उसको 3B फाइल करना है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। क्या ये पॉसिबल है? भैया पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको किसी भी मंथ का जीएसटीआर 3B फाइल करना है तो प्रीवियस टैक्स पीरियड के आपके सारे रिटर्न्स फाइल होना मैंडेटरी है। इन गिवन केस उसने अगर जून महीने का 3B फाइल नहीं किया, वो जुलाई का 1 या तो 3B कुछ भी फाइल नहीं कर सकती है। क्लियर है आप सबको?
क्लियर है? देखो मेरे को मालूम है सिर्फ 9 ही क्वेश्चन हो रहे रिटर्न चैप्टर के अंदर, बट ट्रस्ट मी ये 9 क्वेश्चन के अंदर से ही एक आधा रिपीटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? चलो गाइज, अगर वीडियो पसंद आ रही रहेंगी तो लाइक कर दो यार। लाइक करने में कितना टाइम लगता है? 30 मिनट का वीडियो लाइक करने के लिए 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे। फटाक से लाइक करो, कमेंट कर दो जीएसटी के अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। और आपके सभी सीएमए इंटर स्टूडेंट जिनका टाइम दिसंबर 2025 में है स्पेसिफिकली, प्लीज ये प्लेलिस्ट शेयर करो उनके साथ, बहुत भला हो जाएगा उनका। 5-6 मार्क्स एग्जाम के अंदर कम से कम बढ़ जाएंगे। क्लियर है? चलो दैट्स इट फॉर द डे गाइस, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।